अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। यकीन जानिए बड़ा दुख भी हुआ, दिल भी टूटा, लेकिन एक खुशी थी कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया और कल का मैच भी जैसे उन्होंने खेला, लड़ा। ऑल्दो बहुत से लोग कह रहे हैं जीता हुआ मैच हम हार गए, हमने खुद जो है वो मैच उनकी कोर्ट में डाल दिया कि जी आप ले लें, लेकिन हर एक का दिन होता है और ऐसा लग रहा था कि कल ऑस्ट्रेलिया का दिन है। कल सुबह मैं और आमिर भाई भी ये बात कर रहे थे कि दिल ऐसे डर सा रहा था, मुश्किल लग रहा था कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे और ये हुआ, कल हमने देखा। लेकिन हमें अपनी टीम पर फख्र करना चाहिए। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि एकदम से ट्रोलिंग शुरू हो गई। ऑल्दो अभी बड़ी मेजर परसेंटेज थी उन लोगों की जो सपोर्ट कर रही थी टीम को और ये कह रहे थे कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर हमने 5 आउट ऑफ 6 लिया, मतलब 5 मैचेस हम जीत गए 6 मैचेस में से, तो इट्स नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। और कप्तान बाबर आजम ने भी कहा कि मुझे अपनी टीम पर फख्र है। और कल मैच के दौरान भी ऐसे मनाजिर देखने में आए कि हमें लगा कि अब हमारे पास पाकिस्तानी टीम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई खेल रहा है, कभी कोई चलता है कभी कोई नहीं चलता। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों पर एतराज़ ज़रूर हो रहा था। जैसे मुझे अफसोस हो रहा था, शादाब खान कल बड़ा ज़बरदस्त चले, 4 विकेटें ले गए, लेकिन मैच हम फिर नहीं जीत सके। हसन अली पर अक्सर लोग जो हैं वो गुस्सा निकाल रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स चल रही थी, हसन अली के इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज लोग इस्तेमाल कर रहे थे। खुदारा ऐसे मत कीजिए। हर प्लेयर का अपना एक जोन होता है, अपना एक टाइम होता है। आपको नहीं लगता कि उनको अफसोस हुआ होगा कि वो कैच नहीं पकड़ सके या वो ओवर्स में स्कोर खा रहे थे और विकेट्स नहीं ले सके? उन 3 छक्कों का क्या जो आखिर में पड़ गए, उन कैचेस का क्या जो ड्रॉप हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी तो कैच ड्रॉप किए थे। ऑस्ट्रेलिया के भी एक वॉर्नर जो बैट्समैन है वो आउट नहीं हुए थे, लेकिन आउट करा दिए गए, मतलब अंपायर ने आउट दे दिया और उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। तो खेल का हिस्सा है। मेरे कहने का मतलब ये है, टीम जब वापस आ रही है तो आई थिंक हमें खुले दिल से उसका इस्तकबाल भी करना चाहिए और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि अपने रीजन में हम सबसे आगे गए। बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर हमने अपने आप को साबित किया और सेमीफाइनल नहीं था हमारी किस्मत में, या ये कप हमारी किस्मत में नहीं था। और फिर मैं अक्सर कह रही थी उन लोगों को, आपको वो टाइम याद है जब हम इंडिया से जीत गए थे तो हमने कहा हमारा वर्ल्ड कप हो गया? वो याद रखिए। कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा होता है हार जीत, लेकिन अफसोस थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं ना, थोड़े से मैं कल वीडियोस देख रही, रो रहे थे, बड़े अफसरदा हो गए थे, तो अफसोस मुझे भी हुआ था, बट दिन बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। लाहौरी तो मशहूर है इस चीज़ के लिए जी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज मेरे भाइयों ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ब्र पे जाया करो, वहाँ अल्लाह से बख्शिश तलब किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर बख्श देगा। इसमें मुझे हदीस याद आ गई। हज़रत अली करमल्लाहु वजह वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको जब दफना दिया गया, 3 दिन के बाद एक देहाती आया और देहाती आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ब्र पे खड़े होकर कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर गुनाह करके जुल्म किया, अगर मेरे महबूब के पास आएंगे और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवाएंगे और मेरा महबूब सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं आपको सिफारशी बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। तो रिवायात में आता है, आवाज़ आई, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। इसलिए हमें वहाँ सलाम के लिए भी हाज़िर होना चाहिए और वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सिफारिश भी करवानी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी हाज़री की बार बार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और इसी दुआ के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। और टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास सबसे पहली है जी, अच्छी खबर नहीं है, कारों के रेट्स एक बार फिर से बढ़ गए हैं और कीमत 2 से 5 लाख रुपए इजाफा हो गया।
दूसरी टॉप स्टोरी, सर्विसेज अस्पताल आउटडोर की इकलौती एक्सरे मशीन फिर खराब, मरीज एक्सरे करवाने के लिए प्राइवेट लैब से रुजू करने पर मजबूर। छोटा मच्छर बड़ी आफत बनता जा रहा है, डेंगू मच्छर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल केस, पंजाब हुकूमत को जवाब के लिए 6 दिसंबर तक की मोहलत। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ आई के सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर अकमल समरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। अफसरदा हैं आप कल के मैच के बाद से? देखिए मैं तो आपको बस इतना बता दूं कि कमोबेश 3:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई और एक अजीब सी कैफियत थी क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमने बहुत सी जगहों पर कमबैक किया। कल के मैच में भी हमने कमबैक किया हम जीत अच्छा सकते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी जो टीम की जो स्पिरिट थी, कलेक्टिव स्पिरिट, वो बहुत शानदार थी। यानी कि हर मैच में आप पूरे 5 के 5 मैच उठा के देखना कि हमारा कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई बॉलर, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारी टीम जो है वो जीतती रही है। कल भी ऐसे हुआ, हमारा वो टर्निंग पॉइंट आ गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमेशा ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े मैच की टीम है और बड़े मैच में ये कभी भी प्रेशर में नहीं खेलते। लेकिन कल आपने देखा था ऑस्ट्रेलियन टीम भी प्रेशर में आ गई। वो जब वार्नर आउट हुआ तो उसके बाद वो प्रेशर में आए और फिर ये सोचा जा रहा था कि मैक्सवेल मारेगा और उसके बाद वो हिट करेगा। की विकेट बहुत बड़ी थी और वो पकड़ गई, फौरन वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच, जैसे कह रहा हूँ ना, वो बड़े मैच में कभी प्रेशर में नहीं खेलते। आप उनकी पूरी तारीख उठा के देख लें, वो हिट करते हैं, वो नहीं रुकते, वो नहीं बाज आते। और कल उनकी वही स्ट्रेटेजी थी कि पहले जो पावर प्ले है उसमें आप मैक्सिमम जितने स्कोर ले सकते हैं वो उन्होंने लिए, वो उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब रही। और दूसरी साइड पर उन्होंने विकेट्स रोक के दरमियान में रन्स रुका, लेकिन वो फिर वापस फॉर्म में आ गए। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने फाइट की है और स्पोर्ट्स की यही खूबसूरती होती है कि आप फाइट करते हैं। और अगर आप फाइट करके पहली दफा है कि हमारी टीम फाइट करके हारी है, इतना जबरदस्त परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट। जब फाइट करके आप लूज करते हैं ना, वो फिर लूज नहीं होता, वो फिर अफसोस होता है। अब आप देखिए, जैसे मैं कह रही थी, हसन अली के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे लोग गालियां दे रहे हैं। उसकी वजह मतलब वजह जो भी है, कौमी हीरो है वो। नहीं, मैं हीरो की बात नहीं कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। देखिए, असल में बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप स्पोर्ट्स के अंदर आपके जज्बात बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो ना, तो फिर होता यह है कि जहां पर भी जज्बात को थोड़ी सी ठेस पहुंचे तो रिएक्शन करता है। अब या तो यह है कि आप जज्बात इस हद तक ना बढ़ाएं कि आप रिएक्शन ना कर सकें, या अगर आपके जज्बात बहुत बढ़ गए हैं तो फिर आप में इतना जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस सतह का रद्द अमल नहीं करेंगे। तो असल में ये वो रद्द अमल उस तनाजुर में है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल जो क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं वो भी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल तक जाएगा। लेकिन आई वाज फीलिंग बैड फॉर आवर कैप्टन एज वेल। क्या कप्तानी दिखाई है पूरे टूर्नामेंट में, कितने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ही डिजर्व टू बी इन द फाइनल। देखिए, बाबर आजम की वो वाली जो बात, जब मैच खत्म होने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में आके उन्होंने एड्रेस किया, आपने वो वीडियो देखी है या नहीं? मैंने देखी रात को। देखिए उसमें बाबर आजम की एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उन्होंने कहा हो गया, इट्स ओके, ठीक है, आप लड़े हैं, हम लड़े हैं, सारे अच्छे हैं। एक बात मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ, ये बाबर आजम ने सारे प्लेयर्स को कहा कि किसी ने भी अगर किसी के ऊपर उंगली उठाई, किसी ने भी किसी पर भी उंगली उठाई कि इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सही बात है। ये इसलिए कहा है कि जब आप उंगलियां उठाते हैं ना, फिर आपकी टीम के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं। जब टीम के अंदर ग्रुप्स बनते हैं तो फिर आप टीम के लिए या मुल्क के लिए नहीं खेलते, फिर आप उस ग्रुप के लिए खेलते हैं। इसका मतलब टीम लीडर के तौर पर वो सामने आए हैं, उनको एज अ कैप्टन सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी की तारीफ भी हो रही है। और आगे कल हमने वो मोमेंट भी देखा जब हसन से कैच टूट गया तो शोएब मलिक ने जाकर उसको कहा रिलैक्स हो जा भाई, कोई बात नहीं। तो ये टीम वर्क है, ये जबरदस्त चीज। ऑस्ट्रेलिया ने भी तो 3 कैच छोड़े थे ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, मैं यही कह रहा हूँ, हम एक बड़ी टीम से आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कहें जी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक छोटी टीम है, हम वो स्कॉटलैंड टाइप की टीम है, हम उससे हार गए, ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही जो है वो उसका पूरा रिकॉर्ड है
कि वो बड़ा मैच जीतती है। बिग टीम्स है जी। हाँ। और जो हमारे जिस तरह से न्यूजीलैंड लोग आकर हमारे ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने तो सेमीफाइनल की शक्ल तक नहीं देखी। हमने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया अपने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, जो पीसीबी में थे, टीम सिलेक्शन के दौरान थे, और हम तो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम हैज मेड अस प्राउड और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे बहुत सी सीरीज आ रही हैं, दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें एक टीम मिल गई है, हमें फाइटिंग टीम मिल गई। हमें सिर्फ एक एडिशन की जरूरत पड़ेगी और वो यकीनन टीम मैनेजमेंट उसको देखेगी कि हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो शाहीन अफरीदी के साथ जो है वो अटैच होके वो मैच को अपने कंट्रोल में रख सके। ठीक है, और ये कर लेंगे। टू गो इन हिज ओन जोन अगेन, वहां जहां वो परफॉर्म करते थे और नाम बनाया जहां से उन्होंने, तो आई थिंक वो थोड़ी सी कमियां हैं जो दूर हो जाएंगी। फिलहाल कल एक ट्वीट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो ये था कि वेलकम बैक टू रूटीन, वेलकम बैक टू महंगाई, वेलकम बैक टू ऑल द इश्यूज वी हैव इन पाकिस्तान। तो हम भी वापस आते हैं जी अपनी खबरों की तरफ, अपने इश्यूज की तरफ, मसाइल की तरफ। खुशी की उम्मीद तो अब वो चला गया, टूर्नामेंट खत्म हो गया, अब वापस अपने तमाम इश्यूज को हैंडल करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो महंगाई पर बात होगी और महंगाई में गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया, इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और डेली सिटी 42 की आज की लीड स्टोरी की तरफ चलेंगे। अकमल सोमू, कारों के रेट 2 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ गए हैं, कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और फिर हम कहते हैं महंगाई नहीं है। अच्छा, इसमें ना 2-3 बातें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ना एक कंज्यूमर कंट्री है बेसिकली जी। यहाँ पर हम बतौर सारिफ जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है। नंबर एक तो ये। नंबर तो ये है कि जब मईशत कर्ज पर चल रही हो तो कर्ज की मईशत के जो असरात हैं वो बराह रास्त जो है वो कीमतें खरीद की कुव्वत जो है वो भी कम होती है, नंबर एक। नंबर दो, जो अशिया जितनी भी हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है, यानी इन्फ्लेशन हो रहा होता है। इनडायरेक्टली आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है और जो रुपया है वो डीवैल्यू हो जाता है। तीसरी बात अहम ये है, बेखसूस डॉलर की कीमत में इजाफा और कारों की प्रोडक्शन में इजाफा। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं और जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो ये मोटर इंडस्ट्री है या कार इंडस्ट्री है जी, ये कैसे जो है वो प्ले कर रही है। आपकी डॉलर की कीमत बढ़ी और मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता 3 बरस में ये पहली दफ़ा कारों की कीमत में इजाफा नहीं है। जो कार 2018 में आपको 11 से 12 लाख रुपए के दरमियान मिलती थी, वो कार इस वक्त 19 लाख रुपए तक चली गई है। और जो कार आपको 15 से एजीएस 22 लाख रुपए की हो गई, आपको हैचबैक कार मिल जाती थी। आपकी 800 सीसी बड़ी पॉपुलर कार मेहरान जी, और जो आपको चले जो उसका क्लोजिंग लास्ट टाइम हुआ वो आपकी 8-9 लाख के दरमियान हुआ और आप दुआएं मांगते थे कि ये कार बंद हो जाए, ये कार बंद हो जाए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, वो बंद हो गई। 800 सीसी कार आपने बंद की, उसके मुकाबले पर 650 सीसी कार लाए और उसकी कीमत में 4 लाख रुपए इजाफा कर दिया। अच्छा, प्रेशर और वही गाड़ी इंडिया में आपके कंपैरिजन में आधी कीमत पर। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम तो ये समझ रहे हैं कि कारों की कीमत में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब लोगों की परचेजिंग जो है वो कम होगी, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट्स कल से शेयर हो रहे हैं और जो कार डीलर्स हैं या जो रिलायबल कंपनीज हैं जो मोटर इंडस्ट्री को डील करती हैं वो दादा शुमार शेयर कर रही हैं कि आपके लास्ट अक्टूबर के मंथ में, लास्ट जो आपका ये अक्टूबर का महीना गया है, इस अक्टूबर के महीनों में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली 2 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी जो कारों की मैन्युफैक्चरिंग है और जो यूनिट जो उनके सेल हुए हैं वो दोनों के मिलाकर कमो बेश जो है वो 8000 के करीब हैं। और बड़ी गाड़ी है ये, इसमें 1500 सीसी गाड़ियां भी हैं, इसमें 1800 सीसी गाड़ियां भी हैं। और जो आइंदा जो गुज़िश्ता 4 महीनों की यानी कि जो फिस्कल ईयर जून के बाद शुरू हुआ, जुलाई से शुरू हुआ, उसके अंदर दोनों को अगर एक्यूमुलेट करें तो आपके कमो बेश आप हैरान होंगे 25,000 से ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं यही पूछने वाली थी कि वजह क्या है। हमारे यहाँ ये बड़ा ही खौफनाक है कि जो पाकिस्तान के अंदर टॉप का 5% या 10% सरमायादार है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर
दाखिल हो जाती है उन शोबों के अंदर जहां पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर दो बड़े शोबे, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है। रियल एस्टेट के अंदर जिस शख्स को जरूरत है कि उसने प्लॉट खरीद के घर बनाना है, वो ठीक है, उसकी जरूरत है, लेकिन वहां पर सरमायादार वो प्लॉट 50 लाख का खरीदेगा और वो कुछ अरसा उसको रख के वो 60 लाख रुपए में फरोख्त कर देगा, वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेगा उस 50 लाख रुपए की बुनियाद पर। अच्छा, नुकसान किसका होगा? उस सारिफ का जिसने बुनियादी तौर पर घर बना के वहां पर मुंतकिल होगा। अकमल, आपकी ये बात बड़ी जबरदस्त है, और जब इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं ऐसे सेक्टर्स में, एक आम आदमी की अप्रोच से वो सेक्टर सेम कार इंडस्ट्री में हो रहा है। कार के अंदर दो किस्म के इन्वेस्टर दाखिल हो गए हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से दाखिल हुए हैं। नंबर 1, जब तक कारें इंपोर्ट की जाती रही थी तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कारें बाहर से इंपोर्ट करते थे और फी यूनिट जो है वो औसतन 4 लाख 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल जाता था विद इन मंथ्स। और बैंक भी आपको इतना पैसा नहीं देता। आप बैंक के अंदर पैसा रखे तो आपको इंटरेस्ट पे इतना पैसा नहीं मिलता जितना आपको इस इन्वेस्टमेंट से पैसा रिटर्न मिलता है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये असल में नुक्ता ये उठाना चाहिए कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसका कौमी मईशत की तरक्की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन कंपनियों ने कारों की कीमत में इजाफा किया, तीनों बड़ी कंपनीज अगर हम बात कर लें, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं जिनकी कारें इंपोर्ट की जा रही हैं, आप जो जून के अंदर इन्होंने अपने गोशवारे और अपनी तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई हैं, वो आप उठा के देखिए तो इनका एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ना वो 8-9 अरब रुपए प्रॉफिट है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रिसर्च पे फैक्ट्स आप बता रहे हैं, फिर हुकूमत कहाँ है? हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। अकमल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमें सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। सलमान आबिद साहब, अभी ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, कारों की रेट में एक बार फिर इजाफा हो गया है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस सेक्टर को एक जेन्युइन और आम खरीदार के लिए मुश्किल बनाते जा रहे हैं। वहीं पर मईशत को तो इसकी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन मईशत गिरावट का शिकार मुसलसल नजर आ रही है। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, मजीद महंगा हो रहा है और 174 के अराउंड, इट्स हवरिंग अराउंड 174। क्या कहेंगे आप, किस तरह से हैंडल हो पाएगा ये सब तमाम मामला? देखिए, जो मईशत का मसला है, एक तो हमें ये समझना होगा कि एक बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर जो इस वक्त माशी बुरहान नजर आ रहा है, एक तो उसके असरात हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे डॉलर की कीमत हो, तेल की कीमतें हो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के हुकूमती निज़ाम और उनके गवर्नेंस के निज़ाम से है। तो जो चीजें बाहर की हैं उनको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे अपने मुल्क के अंदर महंगाई पैदा हुई है और उसमें हमारा जो सिस्टम है, जलई सिस्टम है, वो नाकाम हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, मुनाफाखारों के खिलाफ किस्तों की जो नजायज इस वक्त चीजें कीमतें वसूल की जा रही हैं, उसके हवाले से वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की कमजोरी है। इसी तरीके से जो अभी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की बात हुई है, यानी हमारे यहाँ जो बुनियादी तौर पर शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कोई नहीं है। जिसका जो दिल में आता है वो उसकी कीमत बढ़ा लेता है। तो रियासती निज़ाम या रियासती सिस्टम उस तरह से नहीं है। ये गाड़ियों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पे, हफ्तों की बुनियाद पर, महीनों की बुनियाद पे बढ़ती हैं, लेकिन हुकूमत का एक रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो इनको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आता है। तो बहुत साहिल हैं जो लोगों को बुरी हुक्मरानी की वजह से सामना करना पड़ता है, और वो सिर्फ इस हुकूमत में नहीं है, वो हर हुकूमत में लोगों को, आम आदमी को ये मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, क्योंकि हमारा हुक्मरानी का निज़ाम जो है वो शफाफ नहीं। हमारा हुक्मरानी का निज़ाम शफाफ नहीं है, लेकिन ये कब तक हम भुगतते रहेंगे? सलमान आबिद साहब, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। अकमल, आप अपनी बात थोड़ी सी होल्ड करिएगा, मैं यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। दूसरे दिन आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गवर्नर पंजाब जी चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। अकमल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहूँगा। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि किसी भी रियासत की बर्बादी के दो बड़े असबाब होते हैं। किसी भी मुल्क की इक्तिसादी बर्बादी की बात हो रही है। नंबर एक कि रियासत को चलाने वाले हुक्मरान जब अपनी रियाया पर बेजा टैक्स लगाते हैं तो रियासत की इक्तिसादी बर्बादी होती है। नंबर दो, जब रियासत के अंदर जो अशराफिया है वो अपनी सरमायाकारी गैर पैदावारी शोबों के अंदर करते हैं, तो गैर पैदावारी शोबों के अंदर जिससे सोसाइटी के अंदर रहने वाले आम अफराद उस मईशत के पैदावारी प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं होते,
तो उससे रियासत जो है वो इक्तिसादी तौर पर बर्बाद होती है। ये आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 बरस की कहानी नहीं है, गुज़िश्ता 7 दहाइयों की कहानी है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा गैर पैदावारी शोबों के अंदर सरमायाकारी को एनकरेज किया जाता रहा है और उसका नतीजा ये होता है कि हम ठोस बुनियादों पर अपनी मईशत को तरक्की नहीं दे पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अकमल, उसका नुकसान ये होता है कि वो मिडिल क्लास तबका जो जिंदगी भर कमेटियां डाल के जमा पूंजी करके या इवन रिटायरमेंट के बाद सोचता है कि कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लेंगे, तो अब वो उनकी अप्रोच से बाहर होता जा रहा है। गवर्नमेंट की रिट कहीं नजर नहीं आ रही है, वो मुनाफाखोरी हो, वगैरह फरोशी हो या इर्रेगुलरिटीज हो। सलमान आबिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका में भी कल खबर आई कि 30 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूटे। मिसमैनेजमेंट नहीं है, इर्रेगुलरिटीज नहीं है, जराए आमदन जो है वो उनके बेहतर है पाकिस्तान से। खुदारा जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है और पाकिस्तान वालों को सब्र करना चाहिए, वो जरा परचेजिंग पावर को भी कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें समझ आएगी। है ना, जो पीटीआई लवर है, ये वो मुवाजना करते हैं, बिल्कुल सही। ये अपनी जस्टिफिकेशन निकालने के लिए। और फिर जब हम भारी भरकम टैक्स दें और महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त करें और आपको फैसिलिटीज ना मिल पाए, और वो भी कहां, सेहत की, अस्पतालों की जो सूरत हाल है, जिस तरह से बेचारे गरीब आवाम जलीलो ख्वार हो रहे हैं अस्पतालों में। सर्विसेज हॉस्पिटल, वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल ऑफ द सिटी, आउटडोर एक्सरे मशीन खराब है और बेचारे गरीब पेशेंट्स को प्राइवेट लेबोरेटरीज का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। पता नहीं आज 12 तारीख हो गई है, नवंबर की 12 तारीख हो गई है, ना पंखे बंद हो रहे हैं, ना गर्मियों के कपड़े ऊपर जा रहे हैं और सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं। अक्सर तो लोग बॉक्सेस में बंद करते हैं, पेटियों में बंद करते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो हालात नहीं आए हैं कि हम अभी वही कपड़े जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। तो महकमा मौसमियात क्या कहती है इस हवाले से, टुडेज वेदर में जान लेते हैं। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो दिन ब दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता चला जा रहा है और आज 377 तक जा पहुंचा है। और माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं क्योंकि स्मोक में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आता है, खासतौर पर सुबह के औकात में और शाम के औकात में। बढ़ती हुई स्मोक की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इससे बढ़ती हुई बीमारियाँ जो हैं वो भी शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रही हैं। इसलिए शहरों को हिदायत की जा रही है घरों से निकलते वक्त सांस की बीमारियों से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करें, जबकि आंखों की चुभन से बचने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि ये सब जो सिचुएशन है शहर लाहौर की जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती चली जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे आलूदे मादे और धुएँ की वजह से, और साथ ही साथ ये फैक्ट्री से निकलने वाला आलूदा मादा है और ईंटों के भट्टे से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन जो है ना सिर्फ शहरियों के लिए खतरनाक है बल्कि साथ ही साथ ये चरिंद परिंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मैं आपको साथ साथ मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो आज सर्द और खुश्क है। हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है और हवा की रफ्तार जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की जा रही। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रवां हफ्ते में बारिश के हवाले से भी पेशगोई नहीं की जा रही। कुछ जो है सिचुएशन बारिश ना होने की वजह से भी शहर लाहौर की बहुत ज़्यादा खतरनाक होती दिखाई दे रही है। इसलिए माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है जब तक बारिशों का सिलसिला शहर लाहौर में दाखिल नहीं होगा तब तक जो है शहरियों को इस मौसम का सामना करना पड़ेगा। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल बढ़ता जा रहा है और वाकई में लाहौर की फ़ज़ा ख़तरनाक तरीन करार दे दी गई है। कल तो दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, आज के इंडेक्स के मुताबिक हम 3rd नंबर पर हैं, लेकिन फैसलाबाद जो है वो टॉप पर है और कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 क्रॉस कर गया। खुदारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लें। हम ऑलरेडी बहुत मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, बीमारियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर कोई गरीब आदमी बेचारा बीमार हो जाए अकमल समरू तो अस्पतालों की हालत क्या है ये भी आपको पता है। सर्विसेज हॉस्पिटल, आउटडोर की इकलौती एक्सरे मशीन ख़राब है। जी देखिए, हमारे यहाँ लाहौर शहर के अंदर ना ये जो बड़े अस्पताल हैं, ख़ासतौर पर ये टीचिंग हॉस्पिटल्स, ये इनके यहाँ मुस्तकिल तौर पर मसला है। अब होता पता है क्या है कि जब ये एक्सरे मशीन, ख़ास तौर पर एक्सरे मशीन, देखिए ये वो फैसिलिटी, वो सहूलत है जो उस मरीज़ के लिए है जिसने बाहर मेडिकल स्टोर से 100 रुपये की अद्वियात खरीदने की उसके अंदर सकत भी नहीं है, ये उनके लिए है।
अब जब आप एक्सरे मशीन रखते हैं, होता क्या, आप यहाँ पे टेक्निकल ब्लेंडर क्या होता है, या आप कहें कि ये दानिस्ता तौर पर होता है। एक्सरे मशीन खरीद ली, एक्सरे मशीन को मेंटेन रखने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। आपको वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो 24 घंटे की बुनियाद पर चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने इंजीनियर हायर कर लिया और उसको आपने ऑन जॉब रख लिया कि आपकी जिम्मेदारी है ये मशीनें आपने देखनी है रोजमर्रा की बुनियाद पर। कोई माइनर से उसमें आता है तो उसको आप ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अमूमी प्रैक्टिस है वो ये है कि जिस कंपनी से मशीन खरीदी जाती है उसी कंपनी से इंजीनियर या टेक्नीशियन जो है वो बुलवाया जाता है। अब होता ये है कि मशीन खराब हो गई, अब उस इंजीनियर ने आना है, कल आना है, परसों आना है, जब मर्जी आना है, उसके ऊपर हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि एक दिन भी, अगर वैसे तो कई हफ्ते खराब रहती है, कई महीने भी खराब रहती है, और उसकी वजह यही है बुनियादी तौर पर कि आप जब मशीनियां इंपोर्टेड बिलखुसूस मशीनें जो हैं वो आप खरीदते हैं तो आपको उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले नंबर 1 वो आपके पास स्किल्ड होने चाहिए और टेक्निकल नॉलेज रखने वाले होने चाहिए। नंबर 2 बैकएंड पे इंजीनियर्स होने चाहिए जो देखें अस्पताल के अंदर सिर्फ डॉक्टर्स का काम ये नहीं तो है। अकमल आप बड़ी आगे की बात कर रहे हैं ना। मैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज भी समझती हूँ कि एक दफा मशीन खराब हो गई तो 10 दिन तो यही लग जाते हैं रियलाइज करने में कि ओहो मशीन खराब है, चेक करानी है, ठीक करानी है। यहाँ हालात तो ये है, जब आपके मेन अस्पतालों में मुस्तकिल एमएससी नहीं होंगे, लीडरशिप ही नहीं होगी, उनके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे, तो कैसे आपके अस्पताल चलेंगे? मरीज बेचारे तो फिर जलील ही होंगे ना। ये मैं इनको जलालत ही कहूंगी। बेसिक टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और एक गरीब आदमी के लिए 500,000 रुपया खर्च करना टेस्ट के लिए लग्जरी कंसीडर होता है। लोगों ने तो अपनी दवाइयां लेना छोड़ दी है क्योंकि महंगाई इतनी है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा उनसे घर का बजट। देखिए मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई, सेहत के नाम के ऊपर जो हुक्मरानों ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक को रिलीफ देना था वो रिलीफ देने के बजाय उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन। आप एक तरफ ये क्रेडिट ले रहे हैं और इमरान खान भी ले रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी ले रहे हैं, या बाकी वज़रा भी ले रहे हैं कि देखिए जी हमने एक इनकलाबी कदम पूरे मुल्क के अंदर या बड़े बड़े अजला के अंदर हमने शुरू किया है कि हम इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो लोगों को फराहम कर रहे हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है तो रियासत उसके पैसे जो है वो बर्दाश्त करेगी। और दूसरी तरफ अमली तौर पर जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आपने सेहत और तालीम की सहूलियात हर शहरी को इक्वली फराहम करनी है। तो वो सेहत है जिसमें काम खराब हो चुका है, दे नहीं रहे। सेहत की वो बुनियादी जरूरियात जो आम शहरी का बुनियादी हक है उसको अस्पताल में वो मिल नहीं रही। उसकी जेब में इंसाफ सेहत कार्ड डाल रहे हैं और इंसाफ सेहत कार्ड की मद में रियासत ने जो बजट मुख्तस किया है वो बजट प्राइवेट अस्पतालों की जेब में जा रहा है। अगर वही बजट आप पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों की एक्सपेंशन में, उसको बढ़ाने में, नए अस्पतालों को कायम करने में, या वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की फैसिलिटी को बढ़ाने और अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तस करें तो शहरियों को रिलीफ मिलेगा। अकमल सोमरू क्या बात की आपने, लेकिन गवर्नमेंट को समझाए कौन? नहीं, मिसालें तो हमने अमेरिका की देनी है, बर्तानिया के एनएचएस सिस्टम की देनी है कि हम ये बात हम उठाएंगे जिम्मेदारी। ये है वो सिमल, ये आप जहन से बिल्कुल निकाल दें कि हुकूमत को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं है, वुज़रा को पता नहीं है, इनको सब पता है। ये हमेशा जो सोसाइटी के बालातर तबकात होते हैं उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। मैं आपको वैसे एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के अंदर देखिए पाकिस्तान में तिजारत क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को कैसे लाना चाहिए। जब इन सारे अमूर को निभाने के लिए आप एक सरमायादार को अपना मुशीर बना लेंगे तो वो किसके, वो पब्लिक के इंटरेस्ट सर्व करेगा, वो तो उन कंपनीज के इंटरेस्ट सर्व करेगा जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां से फायदा नजर आएगा। अच्छा, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब पता होता है, ब्यूरोक्रेसी को सब पता होता है, क्या इनको डेंगू के बारे में पता नहीं था? अगर नहीं पता था तो पिछली हुकूमत से सीख लेते, कोई बुरी बात नहीं है। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे अकमल कि अच्छी चीज सीख लेनी चाहिए, चाहे आपका कितना बड़ा ही मुखालिफ क्यों ना हो। डेंगू कंट्रोल नहीं हो पा रहा, 3 साल के बाद सर जाना था, मुसलसल इस पर कहा जा रहा था। मार्च अप्रैल में मुझे याद है मुसलसल ये हाईलाइट किया जा रहा था कि इस दफा डेंगू बेकाबू होगा, पहले प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेनी है। इनसे वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मजमूई केसेस की तादाद आप देखिए, शहरियों का जीना हराम कर दिया है डेंगू ने, लेकिन हुकूमत जो है वो कहीं पर उसकी रिट नजर नहीं आ रही है। देखिए सिमल, पाकिस्तान का ना एक जो समाजी मसला है ना वो बहुत संगीन नौयत का और तशवीशनाक और अलमनाक है कि हमारे यहाँ कभी भी प्रीडिसेसर से नंबर 1 और नंबर 2 जो एक्सपर्ट है अगर वो आपका मुखालिफ भी है
उससे सीखने की रिवायत ही नहीं है। अच्छा, ये मामला सिर्फ हुकूमतों में नहीं है या हुक्मरानों में नहीं है। मैं अगर, क्योंकि मैं तालीमी इदारों की रिपोर्टिंग करता हूँ, तालीमी इदारों में यह सूरत हाल होती है कि एक वाइस चांसलर चला जाए तो नया आने वाला वाइस चांसलर जो है वो नहीं, वो हर वो काम करेगा जो पिछले वाइस चांसलर ने किया है उसके खिलाफ करना है उसने। और उसने ये भी जरूरत नहीं करनी कि अगर एक वाइस चांसलर 12 साल तक वाइस चांसलर रहा है कि उससे मशावरत ही कर ले, उससे पूछ ही ले, बल्कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसका उस यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद हो जाएगा। इसी तरह हुक्मरानों के अंदर है कि हुक्मरान तबकात जो हैं जब वो तब्दील होते हैं अपोजिशन की बेंच पे जाके बैठते हैं, ये रिवायत ही नहीं है हमारे यहाँ। सिस्टम कोई एवोल्यूशन ही ऐसे हुई है कि आपने प्रीडिसेसर से और अपने मुखालिफ से, वो जितना मर्जी पास सलाहियत है, उससे बात करना गवारा ही नहीं करते। मशवरा तो बहुत दूर की बात है, कंसल्टेंसी लेना तो बहुत दूर की बात है। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपके डेंगू की वजह से शहरी जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो रही है, और उसकी जो अफजाइश लार्वा की आपने बर वक्त रोकनी थी, मूनसून के सीजन में रोकनी थी, वो आपने रोकी नहीं। अच्छा, इसका अच्छा चलें जी, हुकूमत को नहीं पता, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं, अच्छा जी हुकूमत कहती है जी हमें पता नहीं था, हमें अंदाजा, ब्यूरोक्रेसी को तो पता था। ब्यूरोक्रेसी, महकमा सेहत की ब्यूरोक्रेसी के साथ किया क्या है अकमल? कैसे वो इनको अकोमोडेट करके समझाएं कि चीजें बेहतर कैसे करनी है? वही है ना ये कि बात आप नहीं है सिर्फ, ये तो फिर आप नेशनल कॉज के लिए काम नहीं करते ना, फिर आप इसलिए काम करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखिए, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो आपके पेशे नजर नेशनल कॉज होता है और नेशनल कॉज के लिए आप काम करते हैं। सोसाइटी का प्रॉब्लम है जी, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये माफियाज हमें ऐसे ही खाते चले जाएंगे, ना गवर्नमेंट की रेट नजर आएगी, ना ही गवर्नमेंट की ओनरशिप नजर आएगी आवाम से रिलेटेड। एनीवेज जी, ओनरशिप का जब हम जिक्र करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट भी की थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से भी, और बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल केस जो है उसकी समाअत चल रही है, और गवर्नमेंट उसमें कहाँ तक पहुंची है। पंजाब हुकूमत को फिलहाल तो 6 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है कि जवाब जमा कराएं। इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल केस और पंजाब हुकूमत को जवाब के लिए 6 दिसंबर की मोहलत दे दी है जी। अकमल सुमरू, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि जी अदालत की थ्रू आएगी तो ये गवर्नमेंट मानेगी, वरना मैं ना मानूँ की रट तो जारी है। देखिए, एक चीज़ तो हुकूमत ने ऐलान कर दी है, वो ये कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, और PTI को अंदाज़ा नहीं है कि जमाती बुनियादों पर अगर ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो इनकी ग्रास रूट लेवल पर या स्टेट लेवल पे कोई पावर पॉलिटिक्स है ही नहीं। इनको आप देखिएगा, इनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो ही, पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था, वही इनको कैंडिडेट्स जो है वो नॉमिनेट करने के लिए इनको लोग नहीं मिलेंगे कि हम किन लोगों को जो है वो नॉमिनेट करें। इसका मतलब है कि फिर पहली बात तो इलेक्शन की तरफ नहीं आएंगे। पहली बात तो ये तो, अच्छा इन्होंने ऐलान तो कर दिया जमाती बुनियादों पर होगा। अच्छा, दूसरा ये है, जमाती बुनियादों पर अगर होगा तो हमारी वर्किंग क्या है मौजूदा सिनेरियो में, या आइंदा साल यानी 2022 में भी अगर आप इलेक्शन कराते हैं उस सिनेरियो में भी, तो PTI की पोजीशन तो ये है ही नहीं कि वो इलेक्शन विन करे। और वो इलेक्शन कहाँ विन करे? यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके वो इलेक्शन विन करे, जाके गली मोहल्ले की सतह के ऊपर। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि क्या PTI चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो? आपको नियत क्या लग रही है? PTI की नियत वाज़ेह में जो किया वो तो नियत वाज़ेह हो गई कि जानबूझकर हुआ या टेक्निकल बेसिस पर हुआ, कैंडिडेट ही PTI ने ना इस 3 सालों के अंदर जो अपनी 18 बरस की पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसको जीरो कर दिया, और अब वो पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव नहीं करते। जब आप पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव नहीं करते तो आपने अमली मुजाहरा ये किया कि आपने पहले बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया, असम्बलियां बंद कर दी, उनको फारिग कर दिया, अदालतों ने बहाल किया, पर आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी, आपकी नीयत वाज़ेह हो गई, आप आवाम का मैंडेट नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी जी। बहरहाल देखते हैं, अदालत इसमें अपना रोल इंशाल्लाह जरूर प्ले करेगी और फिर जो कानून की बालादस्ती होगी वही होगा। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, कोविड के दिनों में हम अक्सर सोचते थे कोई इवेंट्स नहीं हो रहे, कोई ऐसी फेस्टिविटी नहीं है जिसको हम इंजॉय कर सकें और ऐसे आइसोलेटेड से क्वारंटीन के अंदर महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोविड कंट्रोल हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम एक्टिविटीज़ खुलना शुरू हुई, तो दिल में एक तसल्ली सी हो गई कि वी आर कमिंग बैक टू लाइफ। और ऐसा ही एक इवेंट होने जा रहा है 15 नवंबर को। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जी, ऐसे गार्डन उसको होस्ट कर रहा है, और फिर जो प्राइवेटली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँ इस तरह की एक्टिविटी के लिए, जहाँ पर
पर पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट भी हो और साथ साथ टैलेंटेड लोगों को अकोमोडेट भी किया जाए, तो वो कोलैबोरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन प्रेजेंट्स नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट होस्टेड बाय ऐसे गार्डन्स, ये स्टार्ट होने जा रहा है जी, और इसमें मुल्क भर से फाइटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रेट एंटरटेनमेंट होने वाली है ऐसे गार्डन्स में। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या है ये लीग, टूर्नामेंट क्या है, कितने लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर इज इट ओपन फॉर ऑल, ये मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। तो सबसे पहले तो शायद मैं यही पूछूं। हमारे साथ HOD ऐसे गार्डन्स MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं, शेर अली मलिक, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, एंड ही इज हिमसेल्फ अ फाइटर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, चेयरमैन एग्री टूरिज्म पाकिस्तान बाबर राजा साहब भी मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि ये जो इवेंट होने जा रहा है, जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, ये कितना ज़रूरी है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ किस तरह से हमारे टैलेंट को ना सिर्फ उभार कर सामने लाती हैं, और ऐसे गार्डन्स जब ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर पब्लिक और ये तमाम टैलेंट जो है वो आपस में कोलैब भी कर सकते हैं। देखिए जी, ऐसे गार्डन्स के साथ हमारा 6-7 साल का रिश्ता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। एग्री टूरिज़म में हमने पूरे लाहौर में 10 लाख दरख्त लगाए हैं मिलके, हमने पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल्स कर रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ की जो कमी थी वो थी फ़िटनेस की, और ख़ुराक तो हमने लोगों की ठीक कर दी, इन्वायरमेंट पे काम हो रहा था, बट फिटनेस पे और जो सेल्फ़ डिफेंस है और इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा था। फिर जब हमने इसमें देखा तो एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें पूरी दुनिया में वो है मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिसके अंदर तमाम मार्शल आर्ट्स इकट्ठे होकर एक आर्ट बना और पूरी दुनिया में इसकी तरफ लोग चल पे। पाकिस्तान में उसका एक प्लेटफॉर्म नहीं था, हमने वो एक प्लेटफॉर्म बनाया, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट ढूंढा, पूरे पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से हम ट्रायल्स करा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसे गार्डन इसमें साथ साथ है जी, और अब तकरीबन हम फाइनल स्टेजेस में पहुंच रहे हैं। ये 15 नवंबर को इसका क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। शेर अली मलिक, आपकी तरफ में आऊँगी। मिक्स मार्शल आर्ट का जब भी हम जिक्र करते हैं तो मैं देखती हूँ कि बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में मुख्तलिफ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा लेते हैं, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर जाकर वो एक्चुअली उसको परफॉर्म कर सकें। मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और ये जो प्लेटफॉर्म ऐसे गार्डन्स ने प्रोवाइड किया है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े लोगों का इससे, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर भी ये कंसर्न हो जाता है कि हम इसमें जाके पार्टिसिपेट करेंगे एंड विल प्रेजेंट आवरसेल्व्स। मुझे MMA का काफ़ी शौक़ था, और शौक़ की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसे गार्डन में पाकिस्तान के बेस्ट फाइटर्स को चांस देंगे, उनको अकोमोडेशन देंगे, उनको बेस्ट पूरी डाइट देंगे, प्रोटीन देंगे उनको जो रिक्वायर्ड है, और उससे एक ऐसे गार्डन की अपनी टीम बनाएंगे जो कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह की राह के लिए लड़ने के लिए भी तैयार होंगे। और उनको हम लोग जो कि अभी तक चांस नहीं मिल रहा, जैसा आपने बताया था पाकिस्तान में हम लोग को चांस नहीं मिलता, उनको हम लोग एक चांस देंगे कि वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करे और पाकिस्तान का और रिलीजन का नाम रोशन करे। अच्छा, ये 6 महीने से जिन ट्रायल्स का जिक्र कर रहे हैं बाबर साहब, बहुत टैलेंट देखा भी होगा आपने, और 64 फाइटर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं उस पूरे ट्रायल पीरियड के बाद से, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग ने 7 डिफरेंट पाकिस्तान की लोकेशंस में ट्रायल्स करवाए थे, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स आए थे। और पंजाब का ट्रायल हम लोग ने अपने ऐसे गार्डन्स के एम्फी थिएटर के अंदर करवाया था। पंजाब के ट्रायल के अंदर ऑलमोस्ट 100 फाइटर्स आए थे जस्ट टू बी सेलेक्टेड इन द ट्रायल्स। और अब हर 7 लोकेशन से हमारे पास 8 डिफरेंट फाइटर्स आए हैं जो कि 8 डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कैटेगरी का एक फाइटर लिया हमने, और 8 डिफरेंट फाइटर्स आ रहे हैं 7 डिफरेंट लोकेशन से, और टोटल 64 फाइटर्स हमारे पास आएंगे जो कि क्वार्टर फाइनल्स के अंदर परफॉर्म करेंगे। और 32 फाइट्स होंगी, और विल हैव इंशाल्लाह 32 विनर्स, और वो 32 विनर्स फिर हमारे सेमीफाइनल्स के अंदर जाएंगे, और वो 32 विनर्स फिर फाइट करेंगे 16 विनर्स। इट्स अ लॉन्ग वे कंपटीशन जहां पर हु इज द बेस्ट दैट्स गोना विन। बाबर साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स अपनी कैपेसिटी में जितना रिसोर्सेज मौजूद हैं उसकी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म हो। ये जो कोलैबोरेशन है ऐसे गार्डन्स के साथ, आपको क्या लगता है फाइटर्स को कितना हेल्प करेगा और इस इवेंट से कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, कोई भी प्राइवेट ग्रुप जब तक इन फेडरेशंस को ओन नहीं करेगा, जैसे ऐसे गार्डन्स ने मार्शल आर्ट्स को, मिक्स मार्शल आर्ट्स को स्पेशली ओन किया। इससे पहले जो ताइक्वांडो का एक नेशनल इवेंट हमने यहाँ कराया जो काफ़ी अरसे से नहीं हो सक रहा था। हम जुजित्सु के बारे में सोच रहे हैं,
मिक्स मार्शल आर्ट्स का फ़ायदा ये है कि ये एक कंबाइन एक एफर्ट है, जो तमाम जितने मार्शल आर्ट्स के लोग काम कर रहे थे उनको जो कुछ तो जो ऊपर आ सकते थे, कुछ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, फाइनेंस ना होने की वजह से नहीं आ सक रहे थे। हमने एक एक मार्शल आर्ट की जो किस्म में पाकिस्तान में चल रही है उसको इकट्ठा किया और उनको अब जो नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने इनके कैंप्स लगाने हैं। कैंप्स में हमने ये करना है कि इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स देने हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली थोड़ा सा अगली लेवल की फ़ाइट्स हैं जिसमें ब्लड भी आता है, जिसमें ज़ाहिर है हम उसको बिल्कुल कंट्रोल उस हिसाब में देखते हैं, बट इसको नेशनल लेवल्स पे बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान में इसको, ये पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने नेशनल लेवल पे एक फेडरेशन को एक्सेप्ट किया, उसको ओन किया और ऐसे गार्डन उसके अंदर बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है। होता ये है कि अब हमारे पास माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे फाइटर्स, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो पैसे की वजह से इस गेम में जो पीछे थे अब वो भी फ्रंट पे आ गए। ऐसे ग्रुप का ये बहुत बड़ा कदम है जो ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अक्सर शिकायत करते नज़र आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ऑन बोर्ड नहीं आता। ज़्यादातर लोग क्रिकेट को सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि इट्स अ फेमस गेम, स्पॉन्सर्स नहीं मिल पा रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आपके फ्यूचर को जो है वो भी सिक्योर बना देता है। शेर अली, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जब आप फाइटर्स ढूंढ रहे थे तो कौन सी साइड से आप, मतलब आपने पाकिस्तान के डिफरेंट 7 पॉइंट्स से फाइटर्स ढूंढे हैं, लोगों के ट्रायल किए हैं, कौन सी साइड आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी जहाँ से आपको अच्छे प्लेयर्स मिले? सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हमें कश्मीर और जीपीपी से मिले। अच्छा, हाँ जी। और वहाँ से मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये जो आप टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, अभी आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का जिक्र किया कि फ्यूचर में एक रास्ता बन जाता है ना, एक ट्रैक सेट हो जाता है, क्या क्या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस ट्रैक पर अगर चलते हैं? UFC और 1FC हैं और इंशाल्लाह हम लोग उनके टक्कर का अपनी लीग भी बनाएंगे, जो कि फिर यहाँ पे भी हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की लीग चला जाएगी, इंशाल्लाह, व्हिच इज़ NFT। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। ये कहिएगा कि अभी क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है, उसके बाद सेमीफाइनल होगा, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनका मोराल कैसा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? तो मैं आपको बताऊँ ना, ये पहली दफ़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान में कि इन लोगों को लग रहा है कि इनको कोई ऑन कर रहा है। ये फाइटर्स बेचारे अपने खर्चे पे आते थे, जो थोड़ी बहुत यहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स हो रही थी, किसी के पास किराए नहीं थे, किसी के पास वहाँ जाके रहने की जगह नहीं थी, खाना नहीं मिलता था, ये चीज़ें। ऐसे गार्डन्स के जो इवेंट्स हैं उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। जो हमारे पिछले फाइटिंग जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस है वो दी जा रही है, उसके बाद इनको इज्जत दी जा रही है। ये बहुत बहुत बड़ा टैलेंट है। सही बात है। मैं आपको बताऊँ, ये इंटरनेशनली जो कुछ लोग जो बहुत मशहूर हैं, जब हम घुसे, जब हम गिलगित गए, जब हम कश्मीर गए, जब हम कोयटा गए, पहाड़ी इलाकों में गए, यहाँ लाहौर में, कराची में, देख के हम परेशान हो गए कि इन लोगों को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इन सबको चांस दिया जा रहा है, इनको इज़्ज़त के साथ लाया जाएगा, इनको इज़्ज़त के साथ ये अपनी फ़ाइट्स करेंगे। और ये पहली दफ़ा है कि किसी लीग के लिए ये लोग पूरा 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं ये फाइटर्स। और इंशाल्लाह आपको एक नई गेम पाकिस्तान में नज़र आएगी। क्रिकेट बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पे हमारी काफ़ी लोग, लेकिन जो बाहर है दुनिया में इस वक्त MMA को बहुत ऊपर लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रमोशन है, बड़े फाइटर्स का भला होने वाला है और एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं ये समझती हूँ कि इंटरनेशनली जाकर जब ये लोग परफॉर्म करेंगे या पार्टिसिपेट भी करेंगे तो पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज आता है। दैट्स द मेन कॉज कि आप पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज किसी भी फील्ड में जब जाकर प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेगेटिविटी है हमारी कंट्री के इमेज के साथ वो खत्म होना शुरू हो जाती है। शेर अली मलिक, आप खुद भी फाइटर हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं और आपको ये शौक कैसे पैदा? मैं 9 इयर्स का था जब से मुझे ट्रेनिंग में मेरे फादर ने डाल दिया था, क्योंकि मैं अगर उधर नहीं लड़ता तो फिर मैं कहीं और लड़ता था। अच्छा। तो इस वजह से मैं 9 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने 6 फाइट्स लड़ी हैं, 5 जीता हूँ, आखिरी हारा था, काफ़ी अफसोस है उसका। और उसने मोटिवेट किया मुझे टू बी अ बेटर फाइटर। और इंशाल्लाह फाइनल पे अगर मेरे फादर ने मुझे इजाज़त दी, क्योंकि वो खुश नहीं थे मुझे आखिरी दफ़ा हारते हुए देखते हुए, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो इंशाल्लाह फाइनल्स पे मैं भी पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह फाइनल्स में आप भी पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट के फाइनल मैं में? टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि आपका अपना आप क्योंकि हम होस्ट हैं, तो इंशाल्लाह फाइनल पे मैं एज अ स्पेशल
हमारा एक मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग होता है, इस फाइट्स का एक होता है, जो फाइट्स के बाद एक मेन इवेंट होता है। अच्छा, वो उसमें शेरेली एज अ शोकेस फाइट, लाइक लोग एंजॉय कर सकें उसको और देख सकें, और उसकी बड़ी हाइप ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छा, इज इट ओपन फॉर ऑल? सब आ सकते हैं देखने के लिए, मतलब अगर मैं आना चाहूँ तो मैं इजीली आ सकती हूँ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक एंटरटेनमेंट जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगी। मैसेज इस पूरे इवेंट से, टूर्नामेंट से क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, बाबर साहब क्या कहेंगे? इसका मैसेज ये है कि देखें, आज की दुनिया में बच्चों को, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि उनको ऐसी स्पोर्ट्स में लेके आएँ कि वो मोबाइल फ़ोन से निकलें। ये तो एक इस सदी की सबसे बड़ी, मैं तो ये कहता हूँ कि मुसीबत आई है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, सब उनकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई, उनकी फ़िज़िकल लाइफ ख़त्म हो गई, उनकी ओवरऑल लाइफ। तो ये फाइटिंग, ये वो है, ये बंदे को एक तो रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको नशों से, आजकल आपको पता है कि क्या हालत है जी, और एक अच्छा इंसान भी बनाता है। तो इसमें मेरा मैसेज है कि सारे आएँ, किसी भी मार्शल आर्ट्स में आएँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स में ऐसे गार्डन के सारे दरवाजे खुलें। यहाँ हमारी एक अकेडमी बन चुकी है, जैसे हमने बाकी तमाम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप बिल्कुल आएँ। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल अकेडमी है, यहाँ पे आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स की इंटरनेशनल लेवल की, हमारे फॉरेन कोचेज़ आ रहे हैं जो उनको सिखा रहे हैं। ये भी एक फ़ॉरेन कोच से इस वक्त ट्रेनिंग ले रहा है। ज़बरदस्त। और कहने का मकसद ये है कि ये और जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज़ों में आए। बच्चों को, आपके पास अपनी सोसाइटीज़ हैं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें कि वो सोसाइटी के अंदर ही एक हेल्दी चीज़ में आए। बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर ही एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। शेर अली मलिक, आप मैसेज देना चाहें इस टूर्नामेंट के हवाले से भी एंड फ्यूचर ऑफ ऐसे गार्डन्स मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से? फ्यूचर ऑफ ऐसे गार्डन्स मिक्स मार्शल आर्ट्स का यही है कि इंशाल्लाह विल हैव द बेस्ट इंटरनेशनल लेवल फाइटर्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फ़ाइट्स जीते होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट बिकॉज मैं जो फाइटर्स हमारे पास है उनके साथ मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ, एंड आई हैव सीन देम फाइट, दे कैन फाइट। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे गार्डन्स की हेल्प से उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला सक्सेस देगा, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को और ऐसे गार्डन को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर मैं समझती हूँ कि जब आपका अपना पैशन किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप उसको बहुत आगे लेकर चलते हैं। और जैसे शेर अली मलिक खुद फाइटर हैं, ही नोज़ के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ही नोज़ के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म ऐसे गार्डन्स प्रोवाइड कर रहा है, इट्स गोना बी द बेस्ट तमाम मिक्स मार्शल आर्ट्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी। सो गुड लक फॉर दैट शेर अली मलिक, एंड थैंक यू सो मच बाबर साहब। आपकी भी कोशिशें जो एक लंबे रास्ते पर लेकर आई हैं इस ट्रैक पे ऐसे गार्डन्स के कोलैबोरेशन से, ये बड़ी ज़रूरी थी हमारे टैलेंटेड लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अलबर रईस हमारे साथ मौजूद हैं। अलबर, बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या है? अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। अगर आज के सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस शहरियों को और ख़रीदारों को खासी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अगर बात करें आलू कच्चा छिलका नया दर्जा अव्वल की तो वो 73 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 42 रुपये किलो, टमाटर दर्जा अव्वल 150 रुपये किलो, जबकि लहसुन देसी 155, लहसुन चाइना 285 रुपये, धनिया जो है 124 रुपये, जबकि अदरक थाईलैंड 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी निखनामों के मुताबिक यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अदरक चाइना जो है वो 290 रुपये किलो, जबकि मेथी 88 रुपये किलो, बैंगन 47 रुपये किलो, बंद गोभी भी 47, जबकि फूल गोभी जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से अगर मज़ीद सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च जो है वो 208 रुपये किलो, जबकि भिंडी 104 रुपये, शलजम 62 रुपये, सब्ज़ मिर्च अव्वल जो है वो 93 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों को जो है वो शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर मज़ीद बात करें टिंडे देसी की तो वो 145 रुपये किलो, अरवी 52 रुपये किलो, जबकि मटर जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ टिंडे देसी जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जब यहाँ पर आए ख़रीदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बीफ, मटन और मुर्गी का गोश्त तो पहले ही अवामी पहुँच से खासा दूर है, अब सब्जियां भी महंगी हैं तो वो खुद क्या खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। और हुकूमत को चाहिए कि इनके रेट्स को जो है वो कंट्रोल करें और जितने से जितना कम से कम रेट हो सकते हैं सब्जियों को करें ताकि गरीब अवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी सही कह रहे हैं आप अलबर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़ेनिथ शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो बीफ आपको मिलेगा 630 रुपये में और बीफ कीमा जो है 735 रुपये किलो।
मटन आपको मिलेगा 1450 में और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 1585 रुपये। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी है 226 रुपये किलो जी और उसका बना हुआ गोश्त है 328 रुपये। अंडों की कीमतों की बात करें तो रिटेल से अंडे आपको मिलेंगे 182 रुपये दर्जन, होलसेल पर 180 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 181 रुपये दर्जन। और अगर आपका इरादा है शॉपिंग करने आपने जाना है तो कहाँ कहाँ सेल लगी है ये मैं आपको बताऊंगी बचत बाजार में। सबसे पहली सेल है जी सफायर पर अप टू 70% तक ऑफ लगा हुआ है। जी सफायर की सेल अप टू 70% ऑफ एंड आई एम श्योर ढेर सारी चीजें वहां पर आपको आपके इंटरेस्ट की जरूर मिलेंगी, वो चाहे कपड़े हैं, बैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। लाइमलाइट पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। जनरेशंस पर अगर आप जा रहे हैं तो जी अप टू 60% तक ऑफ। और अर्बन सोल पर सेल लगी है अप टू 50% तक। और अब मूवी ऑफ द डे में ट्रेलर की तरफ चलते हैं और ट्रेलर है सिंह 2 का। हॉलीवुड मूवी सिंह 2 का ट्रेलर आपने देखा, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, माल का हाल शामिल करेंगे। एक नजर डालिए करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आई एम ऑल अप फॉर हेल्दी एंड स्मार्ट लाइफस्टाइल। और फिर ऐसे में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को भी ख़राब करता है, इन लॉन्गर रन आपकी हेल्थ के लिए भी कम होता है, हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो वज़न कम करना ज़रूरी है, लेकिन जब हम एकदम से टॉप प्रायोरिटी बना लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे बढ़ जाते हैं वज़न कम करने के, तो उसका उल्टा नुकसान भी होता है, जिम में भी और डाइट में भी। एक्सट्रीम डाइट और जिम जो है वो कहीं ना कहीं आपको मज़ीद हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर उसके रेज हो जाते हैं और मज़ीद आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियनिस्ट डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपकी एडवाइस लोग बड़ा सुनेंगे क्योंकि आप खुद माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट हैं और मेंटेन रखती हैं अपना वजन। और फिर ऐसे में जिम करना और एक्सरसाइजेज से कैसे आप इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो भी इक्वली उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं इनको सिर्फ जिम इंस्ट्रक्टर नहीं कहती, मैं लाइफ कोच कहती हूँ, बिकॉज ये डाइट का भी ख्याल रखते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं आपको और ऐसी टिप्स देते हैं जो ना उनके फायदे के लिए नहीं है बल्कि सामने वाले के लिए फायदे के लिए जाती हैं। और रहमान मुसलसल सर हिला रहे हैं, तो हमारे साथ रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रहमान, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। डॉक्टर साहिबा आपसे शुरू करेंगे। एक्सट्रीम डाइट शुरू कर देते हैं हम। इतनी सारी डाइट्स अब तो मार्केट में आ गई हैं कि मैं आई कैन नॉट कीप अप विद देम। और फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमें या तो मसल पेन्स शुरू हो जाती हैं या हेडेक शुरू हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आपके तमाम कुछ ना कुछ लेवल्स अपसाइड डाउन हो जाते हैं। अच्छा सीमल, जब हम ये बात करते हैं ना फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल, ये बात हम इसलिए करते हैं कि खाली किसी एक चीज़ को पकड़ के आप फिटनेस अचीव नहीं कर सकते। और फिटनेस 3 चीज़ों का मजमुआ होती है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस। ये बैलेंस आप तब अचीव करते हैं जब आप अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप डाइट भी अच्छी करते हैं। और हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला की एक कस्टमाइज्ड क्रिएशन है और हर कस्टमाइज्ड क्रिएशन को एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए। हर एक की नीड्स डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है। ऐसे नहीं हो सकता ओ मैंने ये डाइट प्लान फॉलो किया कर लिया आप भी वजन कम हो जाएगा। नॉट एट ऑल। अब कोई इंसान
इंसान फॉर एग्जांपल जो कि एटकिंस डाइट अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके पास प्रोटीन ज्यादा है, क्या वही डाइट मैं एक ऐसे इंसान को दे सकती हूँ जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? नहीं दे सकती। तो हर चीज जो है वो एक कस्टमाइज्ड केस है। हाउ डू यू मैनेज? आप अपना पूरा केस कैसे खुद समझ सकते हैं, या आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए? आपको एक्सपर्ट ओपिनियन डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि अगर आप चीजों को गूगल करना भी शुरू करेंगे तो वो आपको एक सेक्शन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चीजों का देंगे। एग्जैक्ट, ये हमारा फेवरेट काम है। हर कोई गूगल का डॉक्टर है। अब फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने अब हमारी तरह बाल सफेद करने शुरू कर दिए हैं, ये सब्जेक्ट शुरू तो हो ही गए हैं, शुरू हो गए हैं। इट्स ओके टू एडमिट दैट, मेरे भी दैट्स ओके। आई मीन ये तो ग्रे हेयर तो आप अर्न करते हैं। तो जिन्होंने शुरू कर दिए इतने साल एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोजर है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने चीजों को पढ़ा है। आप प्लीज किसी प्रोफेशनल की राय लें। और उसके साथ साथ फिटनेस खाली आप न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, यू नीड अ फिटनेस ट्रेनर। अभी सेगमेंट से पहले मैं खुद रहमान से बात कर रही थी कि मुझे इनसे फिटनेस के लिए काउंसलिंग चाहिए। तो आपको हर चीज का मजमूआ होता है, आपको बैलेंस ट्रेनर, आपको सबके मशवरे के साथ। और रहमान, आपका इसमें क्या इनपुट है एज अ ट्रेनर, एज अ कोच? क्योंकि आप हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। वो बात सही कर रही है कि सिर्फ डाइट ही आपको हेल्प नहीं करती, आपको कहीं ना कहीं फिटनेस का एक सेगमेंट, एक पार्ट जरूर रखना चाहिए। वेल, इसमें ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि 80% लोग ये समझते हैं कि बस ये गूगल से हमने प्लान किया और जाके हमने कर लिया, यूट्यूब की वीडियो निकाली और ये बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी मतलब डिफरेंट ट्रेनिंग्स है, हर ट्रेनिंग हर एक के लिए नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। अब इसकी रॉन्ग मूवमेंट की वजह से जो मैंने देखा है वो हेल्थ इश्यूज आते हैं, स्पाइनल स्टिफनेस आती है, नी पेन आ जाता है। उसके बाद जो आपका प्लान होता है वो डैमेज, खत्म और घर बैठ जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमसे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप रॉन्ग वे चल रहे हो। आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, ABC आपने क्रॉस करनी है, इनिशियल स्टेज आपने क्रॉस करनी है। अब फॉर एग्जांपल आई एम 100+ और मैं एकदम जाके मैं देखूं जी वो सामने वाला बहुत अच्छा है, मैं उसका प्लान फॉलो कर लूं। अब वो कितनी स्टेजेस क्रॉस करके आया, ये चीज 90% लोग फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें सेंस है। अब ये सारी चीजें जब तक सिस्टमेटिकली आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे, ABC क्रॉस नहीं करेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। हेल्थ इशू हो जाता है और वो आपको बिस्तर पे भी डाल सकता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक चीज को प्रॉपर्ली, स्टेजेस हैं, इनिशियल है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, आप डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जा सकते। सही। और ये वो एक्सपर्ट ओपिनियन है जो आपको चाहिए होती है। ये वही बात होगी कि सेल्फ मेडिकेशन कितना नुकसान पहुंचाती है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने कहा कि हर एक का केस वेरी करता है और डिफरेंट होता है। अब मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग डाइट नहीं करते लेकिन जिम और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हैं, बट उसके साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, वो चाहे एनर्जी बूस्टर के तौर पर हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो, प्रोटीन शेक्स हो, वो भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, या वो दे आर फाइन, दे आर हेल्दी? डेफिनेटली वेरी करते हैं। अगर हम एक स्ट्रेंथ ट्रेनर की बात करेंगे जिसने मसल बल्कअप करना है, अब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, रहमान भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, उसकी इंटेंसिटी देख के लग रहा है रहमान दिखाइएगा, आप दिखाइएगा माशाल्लाह। तो उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब है उसके बाद मसल इंजरी भी उतनी ज्यादा होती है। जो आपके पास मसल बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, समटाइम्स इट इज एसेंशियल, जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनर्स के लिए सप्लीमेंट्स लेना। अगेन ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपका डॉक्टर, आपका फिटनेस ट्रेनर डिसाइड करेगा कि आपकी ट्रेनिंग कौन सी है और आया आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं है। अगर आप, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी लेवल्स होते हैं, आप एकदम से उस लेवल पे नहीं आ जाते हैं कि आपको इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक चढ़ाना है। वो भी आपका ट्रेनर आपको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और अभी आपकी जो एक्सरसाइज है वो उस लेवल की भी नहीं है और आप डायरेक्टली सप्लीमेंट्स पे जंप कर रहे हैं, उसमें आपके पास आइसोलेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी वो जिन्होंने डायरेक्ट जाके प्रोटीन को बनाना है। मैं नहीं रिकमेंड करती कि स्टार्ट में एकदम से आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपके पास होल मील और होल डाइट होती है उसमें अगर प्रोटीन मौजूद है तो उसमें साथ फाइबर भी मौजूद है जिससे उसको हजम करने में मदद देना है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद है। और ये आपको बेहतर पता है, मुझे से नालायक को नहीं पता होगा, और अगर मुझे करना है तो मुझे डॉक्टर साहिबा से या रहमान से राब्ता करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, अब ये बताइएगा कि वजन कम करने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और चूंकि आज का हमारा टॉपिक भी मसल इंजरी है, और रहमान हम आपकी तरफ आए कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें करके भी दिखाएं और लोगों को सिखाएं, खुराक से क्या मसल इंजरी को बेहतर किया जा सकता है? एब्सोल्युटली बेहतर किया जाता है। अगर आप अपनी खुराक में विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, 3 स्टेजेस होते हैं मसल इंजरी को रिकवर करने के। आपने खुद को रिहाइड्रेट करना है, आपने रिप्लेनिश करना है, आपने रिबिल्ड करना है, रिहाइड्रेट करना है, आपने फ्लूइड्स लेके, क्योंकि अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं होंगे तो आप अपना फोकस ही कायम नहीं रख सकते वर्कआउट। अभी रहमान ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि ये कोऑर्डिनेशन है, ये माइंड और नर्व कोऑर्डिनेशन है जो आपने मेंटेन करनी है। दूसरा, आपने रिप्लेनिश करना है, जो न्यूट्रिएंट्स आपने लूज किए वर्कआउट के दौरान वो न्यूट्रिएंट्स आपने लेने हैं। और तीसरा, रीबिल्ड करना है, आपके मसल ने वर्कआउट किया, जो मसल बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स प्रोटीन भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रहमान। आपसे भी एक छोटा सा सवाल मैं इसी हवाले से करूंगी, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे।
कि जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या इस तरह की चीज़ें लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मसल इंजरी हो जाती है, क्या वो मिसकैलकुलेशन होती है या उनकी अपने ओन पे कोई ना कोई गलती है? वेल, अभी जो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि एक प्रॉपरली सिस्टम है, एकदम आप सप्लीमेंट्स पे आओ ना, पहले नेचुरली डाइट आप प्रॉपरली लो, उसके बाद देखो कि BMI के मुताबिक आपको और कौन सी चीज़ चाहिए, देन आप उस चीज़ को ऐड करो। आप स्टार्ट में क्या करते हैं, लोग फॉरेन सप्लीमेंट्स पे आ जाते, एक तो पैसे का ज़या, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद ये कि मेरा वो लिवर स्टमक को फेस कर सकता है नहीं कर सकता, हीट हो जाती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल उसमें 300 mg कैफीन है, कैफीन वो मुझे चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे उसको बर्न कैसे करना है, ये चीज़ें नहीं पता होती। बस ये पता होता है वो चीज़ आपको सूट की है, मैं बस मार्केट में गया उसको ले आया, 8-10 हज़ार रुपया लगाया, वो ज़ाया हो गया। फिर कहते हैं जी हमें जी ये इशू हो गया, हीट हो गई है, लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल तो साथ ये साइड इफेक्ट शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक आपकी बॉडी जो है ना वो आपका अपना ट्रिगर, आपका एहसासा होता है। स्टॉप प्लेइंग विद इट कि बाकी दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करना शुरू कर दूं। डॉक्टर सहर अगर स्मार्ट है तो उनका अपना तरीका है, डॉक्टर रहमान अगर स्मार्ट है तो उनका अपना तरीका है, और मैं अगर स्मार्ट हूँ तो खुदारा मेरे से पूछना छोड़ देंगे मेरा डाइट प्लान क्या है, क्योंकि वो मुझे सूट करता है, आपको सूट नहीं करता। एनीवेज जी, हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो घर पर बैठकर आप कर सकते हैं और सेफ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ इजी सी 3 टिप्स जो घर पे बैठकर लोग कर सकते हैं। सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइज, क्योंकि जाहिर बात है हम मसल इंजरी पे बात कर रहे हैं, लेकिन मोबिलिटी वार्म अप एक्सरसाइज सिंपल है, कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले और एंड पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। एक आपको मेरे साथ भी करना पड़ेगा। मुझे या सिंपल स्ट्रेट आर्म, ग्रिप प्रॉपर्ली, यस, नाउ राइट एंड लेफ्ट मूव, इसमें कोर स्पेशली आपने टाइट रखना है, देन राइट एंड लेफ्ट मूव, इसको हाई रेपिटेशन पे आपने लेके जाना है। वार्म अप एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइज। और ये कितने सेट करने हैं? 3 सेट्स करने हैं, 15 ईच साइड, ओके, और इसको 3 आपने सेट करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज आपने करना है लोअर पोर्शन ग्लूट्स को मूव करने के लिए, मोबिलिटी के लिए, फुट पोजीशन स्ट्रेट, देन स्ट्रेट डाउन और होल्ड करना है, एकदम से नहीं होगा, मुझे पता है। आप इसको स्लोली पोजीशन में, फर्स्ट आप काफ मसल पे ला सकते हैं, देन आप फुट फिंगर पे इस तरह टच कर सकते हैं, ठीक है। देन स्लोली राइट एंड लेफ्ट मूव करना है, आपका स्पाइनल एरिया, ग्लूट्स, मसल ये एक्टिवेट हो जाएंगे। वर्कआउट शुरू करने से पहले और एंड पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो स्पेशली आपके ओब्लिक्स मसल, रिब्स एरिया के लिए, फिंगर क्रॉस, आर्म स्ट्रेट अप, कोर टाइट, देन राइट एंड लेफ्ट मूव, देन ईच साइड, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ रखते हैं। मोबिलिटी इफेक्टिव एक्सरसाइज वार्म अप के लिए बहुत ही परफेक्ट है, जरूरी है। और इसमें आप देखिए कि आपने उतना स्ट्रेच करना है जितना आपका बॉडी कर आपको सकते हैं। अलाउ करते हैं। मतलब अगर मैं इतना घूम रही हूँ ना और रहमान इतना जा रहे हैं ये तो step पाँव step टेढ़े हो होगा। जाते हैं मेरे लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से करना है ना डॉक्टर साहब, यही कहिए। अक्सर लोग कहते हैं ओवर द बोर्ड जाके ना, मतलब कि अच्छा रहमान इतना घूमे थे तो मैंने भी बहुत आसानी से हम घूम जाएंगे, लेकिन इसकी उससे भी स्टेजेस मसल हैं, इंजरी उसकी हो जाती है। स्टेजेस हैं डिफरेंट। अगर आप फर्स्ट डे आप कर रहे हो यहाँ तक मूवमेंट है, तो सेकंड डे आप यहाँ तक आओगे, तो प्रॉपर्ली आफ्टर 10 to 15 डेज आपकी मूवमेंट अच्छी हो वो आपकी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी यस, एग्जैक्टली। मोबिलिटी वर्कआउट आपकी रिहैब एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है, जो आप स्टार्ट में और एंड में करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये वो एक्सरसाइज हो गई जो हम करके अपनी मोबिलिटी बेहतर कर सकते हैं। वजन कम ना भी हो, आप एटलीस्ट एक्टिव जरूर रहते हैं, आपके पूरे मसल जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। घर के काम करने से ये नहीं होता, ट्रस्ट मी, नहीं होता। सीढ़ियाँ चढ़ने से आपका वजन कम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक चीज जो हमने डाइट से माइनस कर देनी है, जो ना सिर्फ खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए भी, ओबेसिटी का रीजन भी बनता है, वो क्या है? शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। चीनी जो इतनी महंगी हो रही है, खाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें। जो किल्लत पैदा कर रहे हैं, जो माफियाज हैं, वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब तो डॉक्टर साहिबा ने भी कह दिया चीनी खाना छोड़ दें। शुगर, प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल ऑयल्स, बेकरी आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीजें जब आप छोड़ेंगे, बेसिकली जब आप मैन मेड लंबी हो गई है डॉक्टर साहिबा, वो एक चीज ठीक थी, एक चीज भी बता देती हूँ सीमल, मैन मेड फूड छोड़ दें और गॉड मेड फूड खाएं। सो ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। एब्सोल्युटली। अच्छा रहमान, ये कितना जरूरी है एक्सरसाइज के साथ ऑर्गेनिक? आप समझ लीजिए 70%, क्योंकि आप अगर आप बैड फैट आप ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, समझे कि आप टाइम वेस्टेज कर रहे हो, आप खुद को मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हो कि मैंने बर्न कर लिया। आप इतना बर्न करके 300 बर्न करके घर जाके आप 600 जो ना कैलोरीज आप खा रहे हो। मतलब देखें, रहमान साहब ट्रेनिंग करा रहे हैं, एक बंदा 1.5 घंटा, एक शख्स जो है वो ट्रेनिंग करके गया, घर जाके जो है ना वो तली हुई चीजें खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। 90% ऐसा सुनने को मिलता है, वो सर हमने खा लिया। चढ़ता है। अच्छा रहमान, एक चीज जो बड़ी कॉमन है और अक्सर लोगों को हो जाती है कि एक तो हम मसल इंजरी की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें एक ये होता है कि आपकी वेन
चढ़ जाती है या खिंच जाती है या पूरी फुल हो जाती है टांगों में खास तौर पर, उसके लिए आप कुछ एक टिप बताना चाहें तो वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो विटामिन सी आप ड्यूरिंग वर्कआउट आप पियो, उसको आपने रूटीन में रखना है। आप चाहे इंट्रा वर्कआउट आप कर लो, अगर कोई भी मसल आपका पुल है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स है, एल्बो पुल हो गई है या शोल्डर के ऊपर, यस एग्जैक्टली, फ्रोजन शोल्डर स्टिफ हो जाता है, तो किसी भी वॉल के साथ आप कुछ योगा मूव्स आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर की बात करता हूँ तो स्ट्रेट आर्म करके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है, फौरन आपने नहीं करना, स्लो रिदम के साथ। और वाटर, उस वक्त पानी आपने पीना अगर आपके पास आपको लगता है कि मसल स्टिफ हो जाए, क्योंकि होता यह है कि विटामिन की जो है ना डेफिशिएंसी है डिफरेंट, और वर्कआउट आप ज्यादा कर रहे हो, खाप कम रहे हो, तो सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है इस तरह, आप हाथ को बैक पे ले जाए और स्ट्रेच करना है। ठीक है, रिहैब एक्सरसाइज है स्लो मोशन में, ये नहीं कि बस लगाते जा रहे हैं। अच्छा रहमान, ये आप कर सकते हैं ना, जिनको मसल पुल हुआ है, जिनको इंजरी हुई है, वो इतना ज्यादा नहीं कर सकेंगे, तो वो अपनी कैपेसिटी मैं स्लो मोशन में जा रहा हूं जितना वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द टिप्स यू हैड फॉर अस, और इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।